ठीक है सर ने बोला 4 मिनट। प्रार्थना के लिए आप अभी जिस आधारासन में है उसी आधारासन में रहिए। आपके दोनों हाथ घुटने पे रहेंगे, आपकी कमर की हड्डी सीधी रहेगी, नेक आपका स्ट्रेट रहेगा, शोल्डर थोड़े पीछे। और अभी आप आपकी आंखें बंद करोगे और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए ओंकार का उच्चारण करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अभी अपनी आंखें बंद रखेंगी और इस ओंकार और प्रेयर के सकारात्मक प्रभाव का अनुभव करेंगे। अभी अपने मन को सांसों की तरफ लेके जाएंगे। अभी धीरे धीरे अपने मन को अपने शरीर की तरफ लेके जाएंगे। आप महसूस करोगे कि आपके आधारासन में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आए हैं। अभी धीरे धीरे आप अपनी दोनों आंखें खोलोगे। अभी आप रिलैक्स हो। अभी क्या है? Yesterday group practice. बुरा ना करो। हाँ। जो हमने कल प्रैक्टिस किए हैं, जो आसन सीखे हैं, आज उसका प्रैक्टिस करेंगे साथ में हम लोग। तो सबसे पहले आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे आप। पैरों के बीच में अंतर है, एड़ियाँ अंदर, पंजे बाहर की ओर हैं, हाथ पीछे की ओर हैं, गर्दन पीछे की ओर झुकी हुई, आंखें बंद। अब पहला आसन हम करेंगे स्वस्तिकासन। उसके लिए आंखें खोलिए, गर्दन सीधा कर लीजिए, पैर जहाँ है वहीं पर पंजों को खड़ा कर देंगे, हाथ शरीर के बगल में। अब
अब अपने दाएं पैर, राइट पैर को मोड़ेंगे और उसे अपने बाएं जांघ पर लगा देंगे। बाएं जांघ को छुएगा पैर आपका, आपके एड़ी। अब आपके बाएं पैर को मोड़ेंगे और उसे हाथों के सहारे अपने दाएं जांघ के ऊपर, दाएं जांघ और पिंडली के मध्य में उंगलियां अंदर की तरफ और अंगूठा बाहर की तरफ करेंगे। अब आपके बाएं जांघ और पिंडली के मध्य में उंगली डालकर दाएं पैर के अंगूठे को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ये स्वस्तिकासन हो गया। स्वस्तिकासन में पैर की पोजीशन है। अब आप अपने हाथों को द्रोण मुद्रा में अपने घुटनों पर रखिए। द्रोण मुद्रा पहले इस तरह हाथ करिए, कपिंग जैसा, फिर अपने घुटनों के ऊपर रखिए। आपके हाथ की गर्माहट घुटनों को मिलेगी। आपकी कमर, आपकी पीठ सीधी रखेंगे, कंधे थोड़ा पीछे की ओर मुड़े हुए। आपका जो चिन्ह है जमीन के समांतर होगा। आंखें बंद करेंगे। अपनी आने वाली और जाने वाली सांस की गिनती करेंगे। अंदर आने वाली और जाने वाली सांस को 1 की गिनती करेंगे। अब आसन से बाहर आने के लिए पहले सांसों को नॉर्मल करेंगे। अपनी आंखें खोलेंगे। जो अंगूठा आपने ऊपर खींचा उसको हाथ से नीचे डाल दीजिए और अपने बाएं पैर को उठाकर, हाथ से उठाकर ज़मीन पे रखिए, फिर सीधा कर दीजिए। अब दाएं पैर को सीधा कर दीजिए। अब आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। पैरों के बीच में अंतर होगा। हाथ पीछे की ओर, एड़ी अंदर और पैर के पंजे बाहर की ओर। आंखें बंद। आंखें बंद। जो स्वस्तिकासन आपने किया है उसके प्रभाव को महसूस करिए। अब इसकी दूसरी आवृत्ति करेंगे। जो स्वस्तिकासन हमने दाएं पैर से किया उसको बाएं पैर से करेंगे। उसके लिए अपनी आंखें खोलिए, गर्दन सीधी कर दीजिए। हाथ शरीर के, पहले पैर जहां है वहीं पर पंजों को खड़ा कर दीजिए। हाथ शरीर के बगल में, पीठ सीधी। अब अपने बाएं पैर को मोड़िए घुटनों से और अपनी दाएं जांघ के अंदरी भाग में लगा दीजिए, चिपका दीजिए। अब अपने दाएं पैर को मोड़िए घुटनों से और उसे हाथ से उठाकर अपने पिंडली और जांघ के बीच में रख दीजिए। उंगलियां अंदर की ओर है, आपके अंगूठे बाहर को निकले हैं। अब अपने दाएं जांघ और पिंडली के बीच से बाएं पैर का अंगूठा ऊपर की ओर निकालने की कोशिश करिए। हाथ द्रोण मुद्रा में होता है तभी करिए। हाथ द्रोण मुद्रा में और आपके हाथ आपके घुटनों के ऊपर। आपकी कमर, आपकी पीठ सीधी कर लीजिए, कंधे पीछे की ओर मुड़े हुए। आपकी जो चिन्ह है जमीन के समांतर होगी। कोहनियाँ ढीली। आंखें बंद कर दीजिए। अब आप अपने शरीर को पहले रिलैक्स करेंगे। आपका चेहरा रिलैक्स होगा। आपके हाथ की जो कोहनी है वो रिलैक्स होंगी। छाती रिलैक्स, पेट रिलैक्स। आपके पैर के जो अंगूठे हैं वो भी रिलैक्स होंगे। अब अपने आने वाली और जाने वाली सांसों की गिनती करिए। अब आसन से बाहर आने के लिए ठीक है। अपने आंखें खोलिए। पैर, आंखें खोल लीजिए, पैर मत खोलिए। आप आराम से भारतीय बैठक में बैठ जाइए। अब हम श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। श्वसन मार्ग शुद्धि के लिए
अपने हाथ द्रोण मुद्रा में अपने घुटनों के ऊपर कपिंग करके अपने घुटनों के ऊपर रखना है। अब आपके दाएं हाथ की 4 उंगलियां मोड़ लीजिए, अंगूठा एक तरफ होगा और अपने आंखें खोलेंगे, आंखें खुली रखेंगे, जब बोला जाएगा तब आंखें बंद। अब अपने दाएं नासिकाग्र को बंद करिए और जोर से नहीं करना, हल्के से नाक बंद करना है। सामने देखिए। अब आपकी आंखें आप बंद करेंगे। अब जब मैं स्ट्रोक करूंगी, आप बाहर अपने पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ कर बाहर की तरफ नाक से हवा छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दाएं हाथ को घुटनों पे रख दीजिए। अब बाएं हाथ की 4 उंगलियां मोड़िए, अंगूठा एक तरफ होगा और अपने बाएं नासिकाग्र को बंद करिए, हल्के से बंद करेंगे। आंखें बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने हाथ को अपने घुटनों पर रख देंगे। अब हम आंखें बंद कर लीजिए, दोनों नाक से श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रहिए, आंखें बंद करिए। अब आंखें खोल लीजिए। अपने पैरों को इनिशियल रिलैक्सेशन में लाने के लिए पैरों को खोल दीजिए। हाथ पहले शरीर के बगल में, फिर धीरे से हाथ पीछे की ओर रखेंगे। गर्दन पीछे मुड़ी हुई, आंखें बंद। आपकी एड़ियां अंदर, पैर के पंजे बाहर हैं। श्वसन मार्ग शुद्धि के प्रभाव को महसूस करेंगे आप। अब हम मार्जासन की प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए पहले आंखें खोलिए, गर्दन सीधी कर लीजिए, हाथ शरीर के बगल में। अब हम भारतीय बैठक में बैठेंगे। उसके लिए पहले अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर दीजिए। हाथ पहले अपने घुटने पर रख दीजिए द्रोण मुद्रा में। अब अपने हाथों को अपने शरीर के आगे रख दीजिए और उसको रगड़ते हुए अपने घुटनों को जमीन पर टिका लीजिए। अब आपके हाथ आपके कंधों की सीध में होंगे, आपके पैर नितंब की सीध में, आपके पैर के अंगूठे जमीन पर, पैर के नाखून जमीन पर लगे होंगे और पैरों के बीच में अंतर होगा। आपके पैर घुटने और आपके हाथ घुटने और पैर एक लाइन में होंगे, पैरों के बीच थोड़ा अंतर रहेगा। आपका जो धड़ है और सिर है जमीन के समांतर रखिए और अपने कंफर्ट के हिसाब से हाथ आगे पीछे कर सकते हैं आप। अब मार्जासन ए करने के लिए अपने कमर को नीचे की ओर झुकाएंगे और सर ऊपर की तरफ करेंगे। कमर नीचे की ओर, सर ऊपर की ओर। आंखें बंद करेंगे।
सर की तरफ शिफ्ट करें, बाकी कुछ हिले नहीं, सर की तरफ शिफ्ट करें, बॉडी को सर की तरफ, हाँ चिन ऊपर करें, सो दैट थाई शुड रिमेन परपेंडिकुलर, नी शुड नॉट गेट फोल्डेड। आंखें बंद करिए। आप जरा हाथ आगे करिए, हाथ जरा आगे करिए, और बिल्कुल भी छोड़िए, छोड़िए उसको, छोड़ दीजिए, छोड़िए, छोटी गर्दन को आप ये पकड़ के रखें। अब मैं स्ट्रोक काउंट करूंगी, 5 स्ट्रोक करेंगे। आप पेट से हवा फोर्सफुली बाहर निकालेंगे। 1 2 3 4 5। अब नॉर्मल सांसें लीजिए। अब आंखें खोल दीजिए। मार्जासन बी में जाने के लिए अपने कमर को ऊपर की ओर करेंगे और सर नीचे की ओर करेंगे। सर एडवांस लेवल करा लें इनको। पीछे जाते बाद हेड अप, हेड अप, आंखें बंद करिए। आंखें बंद। अब मैं स्ट्रोक काउंट करूंगी, आपने स्ट्रोक करना है। 1 2 3। ओके ओके हाँ ठीक है। आप प्राण धारणा करेंगे। अपने चेहरे की मांसपेशियां रिलैक्स करिए। चेहरा, पेट रिलैक्स करेंगे। आपके पैर के अंगूठे रिलैक्स हैं। अब आने वाली और जाने वाली सांसों की गिनती करिए। अब मैं स्ट्रोक काउंट कर रही हूँ। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब आसन से बाहर आने के लिए अपनी आंखें खोलिए। अपने सिर को ऊपर और अपने कमर को सीधी लाइन में कर दीजिए। अब आसन से बाहर आने के लिए अपने पैरों को पीछे से मोड़िए। पैरों को क्रॉस करेंगे, फिर हाथों के सहारे भारतीय बैठक में बैठेंगे। आपके हाथ आपके घुटने पर, द्रोण मुद्रा में आपके घुटनों पर होंगे। अब आपके पैरों को खोल दीजिए। एक एक पैर खोलेंगे। हाथ शरीर के बगल में, पीठ सीधी। अब धीरे से हाथ पीछे की ओर रखेंगे। गर्दन पीछे मुड़ी हुई, आंखें बंद। हमने जो आसन किया उसके प्रभाव को अपने शरीर और अपने मन पर महसूस करिए। अब हम त्रिपाद मार्जासन करेंगे। उसके लिए आंखें खोल दीजिए, गर्दन सीधा कर लीजिए, हाथ शरीर के बगल में, पीठ सीधी। अब भारतीय बैठक में आपके आपके पैरों को फोल्ड कर दीजिए। आपके हाथ घुटनों पे रख दीजिए। अब आपके हाथों को शरीर के आगे रख दीजिए और उसको रगड़ते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अब इस आसन में आपके हाथ कंधे की लाइन में होंगे। आपके दोनों घुटने एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। आपके पैर के नाखून जमीन पर लगे हुए होंगे और बिग टो, पैर का बड़ा अंगूठा एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। एड़ी जुड़ी हुई होगी। आपके घुटने जुड़े हुए होंगे। आपका शरीर और सिर जमीन के समांतर है। अब धीरे से अपने राइट पैर के अंगूठे नाखूनों को रगड़कर घुटना सीधा करेंगे। नाखून जमीन पर ही रहेगा, पैर जमीन पर ही रहेंगे।
आपके घुटने को सीधा करना है आपने और पैर जमीन पर ही रखेंगे। उठाए पैर अब ऊपर उठाइए। धीरे गर्दन के साथ। धीरे से अपने पैर और सर को उठाएंगे। सर ऊपर उठाइए। सर गिरा। आपका पैर और आपका धड़ एक लाइन में होगा, सिर ऊपर की ओर होगा। अब अगर बैलेंस होता है तो आप आंखें बंद करेंगे। आपका चेहरा, छाती, पेट, पैर के नाखून रिलैक्स हैं। आप अपनी आने वाली और जाने वाली सांसों की गिनती कर रहे हैं। स्ट्रेट इनको बेंड हुआ, बेंड हुआ स्ट्रेट, ज्यादा उठाएंगे नहीं तो चलेगा। स्ट्रेट सीधा सीधा अपने मोड़ा है घुटने। हाँ सीधा ऊपर उठाइए। स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। अब धीरे से आसन से बाहर आने के लिए अपनी आंखें खोलेंगे। अपने पैर को ज़मीन में रखेंगे और सिर को नीचे की तरफ लाएंगे। अब अपने घुटनों को मोड़कर पूर्व अवस्था में घुटनों के बगल में रख देंगे। अब दूसरे पैर के नाखूनों को रगड़ते हुए घुटने से पैर को सीधा करके ज़मीन में ही रखेंगे पहले। फिर पैर को और सिर को साथ में उठाएंगे। घुटने सीधे सीधे रहेंगे। अब आंखें बंद करेंगे। आपका चेहरा, छाती, पेट, पैर की उंगलियां रिलैक्स हैं। आप आने वाली और जाने वाली सांसों की गिनती करेंगे। अब अपने आसन से बाहर आने के लिए आंखें खोलेंगे। अपने पैर को ज़मीन पर रखेंगे। पैर के नाखून ज़मीन को छू लेंगे। घुटने से मोड़ते हुए घुटनों को पूरा अवस्था में ला देंगे और अपना सिर समांतर होगा। अब धीरे से अपने पैरों को पीछे से क्रॉस करेंगे और अपने हाथों के सहारे भारतीय बैठक में बैठ जाएंगे। आपके हाथ द्रोण मुद्रा में आपके घुटनों के ऊपर होंगे। अब धीरे से अपने पैरों को खोल दीजिए और अपने हाथ शरीर के बगल में। अब अपने हाथों को पीछे की ओर रख लीजिए। गर्दन पीछे मुड़ी हुई। आपके पैर 1 से 1.5 इंच की दूरी पर हैं एक दूसरे से। एड़ियाँ अंदर की तरफ, पैर के पंजे बाहर की ओर हैं। पैरों के बीच में अंतर होगा। आपकी आंखें बंद कर लीजिए। जो आसन अभी आपने किया उसके प्रभाव को अपने मन पर और अपने शरीर पर महसूस करिए। आपको फील हो जाएगा। यस सर का इंट्रो, सर का इंट्रो। अब आप अपनी आंखें खोल लीजिए। आरामदायक स्थिति में हो जाइए। नमस्ते। कैसा लग रहा है आसन करके, सीख के? अब आज हमारे यहाँ पे एक बहुत वरिष्ठ हमारे शिक्षक है, गुरुदेव है, उनका मैं स्वागत करूँगा, श्री दुर्गादास सावंत जी। वो योग विद्या निकेतन से जुड़े हुए हैं सालों से, 30-40 सालों से जुड़े हुए हैं। और जो एक बिल्डिंग किसी में भी टिकती है तो जो फाउंडेशन मजबूत होता है, तो योग विद्या निकेतन के वो फाउंडेशन है, वो पिलर है। उन्होंने नेचुरोपैथी में, उन्होंने आयुर्वेद में मास्टरी करी है, वो MSc इन साइंस है। उन्होंने सांख्य योग में MA किया हुआ है। उन्होंने पतंजलि योग दर्शन में MA किया हुआ है। और हम कहने के लिए हम योग बोलते हैं, लेकिन वो सच में योगी है। योग सिर्फ बोलते ही नहीं, वो योग जीते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हमने सर को आज बहुत उनके बिजी शेड्यूल से बहुत वक्त निकाल के उनको बुलाया है। बहुत ध्यान से सुनिए, आपको बहुत ज्ञान का सागर आपको खुलेगा अभी थोड़ी देर में। वेलकम सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्ते सभी को। स्पीकर है।
मैंने आपका फॉर्म देखा तो बहुत से डायबिटिक पेशेंट है, आप में से कुछ कैंसर के एक्चुअल पेशेंट होंगे, कुछ उनके रिलेटिव्स होंगे, बराबर। मैंने कुछ 20 साल पहले इसी आसाम भवन में बेसिकली फॉर द रिलेटिव्स ऑफ कैंसर पेशेंट्स इसी प्रकार का एक महीने का प्रोग्राम लिया था, बहुत पुरानी बात है। उसके बाद आज मौका मिला है, हमारे टीचर्स हर रोज लेंगे ये कोर्स, तो योग तो स्वास्थ्य के लिए नहीं है, योग रोग का उपचार करने के लिए नहीं है, योग तो स्पिरिचुअलिटी के लिए, अध्यात्म के लिए है कि मैं कौन हूँ। हमें लगता है मैं शरीर हूँ, एट द मोस्ट हमें लगता है मैं मन हूँ। मन तो दिखा नहीं सकते हैं लेकिन फील हो रहा है, हाँ विचार मेरे मन में आ रहे हैं, मुझे गुस्सा आता है या जो भी है, उसे हमें समझता है कि कुछ है, मन नामक कुछ चीज है, दिखती नहीं है, हाथ दिखा सकते हैं। तो मैं शरीर हूं एक दृष्टि से, मैं मन हूं, लेकिन जो पहुंचे हुए लोग थे, ऋषि मुनि थे, हजारों साल पहले उन्होंने जाना था, उन्होंने कहा, अभी अभी सांख्य का, पतंजलि का नाम बोध सिंह जी ले रहे थे, तो उन्होंने कहा हम शरीर भी नहीं और मन भी नहीं, ये तो प्रकृति है दोनों मिलके, और हम उससे क्या है, परे हैं, उससे सूक्ष्म है। उसको सांख्य ने पुरुष बोला, वेदांत ने उसको आत्मा बोला, जो कुछ भी। लेकिन हमें लगता है हम शरीर है, बराबर है ना। कोई फोटो लगाते हैं ना इसी का आई कार्ड में, इसी देह का, ये मैं हूं, और आपको छोड़ा भी जाता है ना, हाँ बराबर, नाक चेहरा मिल रहा है, यही आदमी है। तो हमारी पहचान लौकिक जीवन में, ऐहिक जीवन में शरीर से जुड़ी है, लेकिन तत्वज्ञान कह रहा है, आध्यात्मिक लोग कह रहे हैं, जिन्होंने साधना की है, जिन्होंने रियलाइज किया है, ये शरीर हमारी पहचान नहीं है, ये तो ऊपर ऊपर वाली पहचान है। मन भी हमारी पहचान नहीं, आगे जाके और बोलते हमारी पहचान आत्मा है, और आत्मा सबका एक ही है। मतलब हम जो अलग अलग दिख रहे हैं वो अलग है ही नहीं, हम एक हैं। ये तो सबसे बड़ी समस्या है कि हम एक है लेकिन हमें लगता है हम अलग है। मेरा ये शरीर है, आईने में देखता हूं, इसी को बोलते हैं अविद्या। और सभी ने कहा है, हमारे वेदांत ने कहा या जैनिज्म ने कहा, बुद्धिज्म ने, ऐसा नहीं, सब वही कह रहे हैं, क्योंकि जो सच्चाई होती है वो सबको दिखेगी ना जो देखना चाहेगा वो। इसलिए अविद्या के कारण, अविद्या का मतलब झूठा ज्ञान, सही विद्या नहीं है, गलत विद्या। तो गलत विद्या के कारण हमें लगता है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं और मैं आत्मा हूं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। आदि शंकराचार्य ने कहा जगन मिथ्या ब्रह्मम सत्यम, केवल शरीर नहीं, शरीर कैसा दिखता है, अपने पंच ज्ञानेंद्रिय को दिख रहा है ना, आत्मा तो नहीं दिख रहा है। तो पंच ज्ञानेंद्रिय को जो जो समझ रहा है, हम देखना, ये शब्द आंख से संबंधित है, कान से संबंधित देखना नहीं। कान से संबंधित शब्द क्या है, सुनना। तो ऐसे पंच ज्ञानेंद्रिय, जिसका आपको स्मेल आ रहा है, जिसका आपको टेस्ट आ रही है, और जिसका स्पर्श आपको हो रहा है, ये सब पंच ज्ञानेंद्रिय से हम जानकारी लेते हैं इस विश्व की। तो इस पंच ज्ञानेंद्रिय से जो जो देख रहे हो या समझ रहे हो वो सब झूठ है बोल रहे वे। जगन मिथ्या ब्रह्मम सत्यम, क्योंकि उसके परे सूक्ष्म स्तर पर, जैसा मैंने आत्मा कहा ना, उसी विश्व स्तर पर वो ब्रह्म है, ब्रह्मन है या परमात्मा है, वो सच है, ऐसा बोल रहा है। क्योंकि शरीर कल था, आज है, परसों की गारंटी नहीं है, नहीं रहेगा।
एक शब्द है अनादि, अनादि मतलब वो आया नहीं किधर से, वो था, उसको आदि नहीं है। जिसको आदि नहीं वो अनादि। जो जन्म लेगा वो मरेगा, ये तो तत्वज्ञान है विश्व का। जो जो जन्मेगा वो मरेगा, और जो नहीं जन्मेगा वो या बराबर। आप बिल्कुल सही कहा। जिसको आदि नहीं है, जो जन्म नहीं लिया, मतलब वो था, जिसको बोलते हैं अनादि, और इसलिए मरेगा नहीं, उसका नाम है अनंत। जिसका अंत नहीं वो अनंत। और ये नाम किसके है? अनंत। किसका नाम है? विष्णु को अनंत बोलते हैं ना हम, बराबर है। तो अनादि और अनंत वो तत्व है जो जन्म नहीं लेगा, इसलिए मरेगा भी नहीं, क्योंकि वो था, वो है, वो रहेगा। इट्स ओमनी प्रेजेंट, वो शाश्वत है, और सब अशाश्वत है। हम भगवान गौतम बुद्ध बोल रहे सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। सब कुछ क्षण है, एक क्षण भी नहीं है, कुछ भी नहीं टिकता। हमें लगता है मैं वही हूं, 2 मिनट पहले जो मैं बोल रहा हूं वो नहीं हूं मैं अभी। अभी मैं बदल गया हूं हर क्षण। टाइम इज अ डायमेंशन, आइंस्टाइन ने कहा, जो लॉ ऑफ रिलेटिविटी की बात बड़े साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने कही। तो हर क्षण सब बदल रहा है, कुछ भी शाश्वत नहीं विश्व के अंदर। लेकिन हमें लग रहा है वही है। वापस अविद्या, गलत ज्ञान। तो पंच ज्ञानेंद्रिय से जो भी ज्ञान मिल रहा है वो गलत है। व्यवहारिक जीवन के लिए सही है, लेकिन तत्वज्ञान के दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से वो सही नहीं है, गलत नहीं, गलत है मान लीजिए, या सही नहीं है, जो कि भी आपको उसको समझे। तो हमें, हम शरीर है, मन है, ऐसा इसलिए लग रहा है कि हमारा वो एक गलत ज्ञान है, लेकिन सही में हम कुछ सूक्ष्म है, और वो सूक्ष्म सब में एक ही है, इसलिए हम अलग नहीं है। उस लेवल पे हम एक है। और जो परमात्म तत्व है वही भी वही है। इसलिए वेदों की शुरुआत हो गई, को हम, मैं कौन हूं, इतने गहन प्रश्न से शुरुआत हुई। और उनको अनेक ऋषि मुनि उसके पीछे लगे, उन्होंने ध्यान किया और उनको समझ गया। उन्होंने कहा सो हम, मतलब मैं वही हूं, मतलब हम सभी एक ही है, वो भी एक ही है, मतलब हम सभी वो है। स्वामी विवेकानंद ने बोला अहम अमृतस्य पुत्र। ये तो उपनिषद का ही, उन्होंने कोई अलग ढूंढ नहीं निकाला। जो उपनिषद तो बोल रहे हैं, उन्होंने एक बार जोरों से और बता दिया 100 साल पहले, अपने को 125 साल पहले, कि मैं खुद अमृत का पुत्र हूं, मैं खुद वो हूं। अहम ब्रह्मास्मि, भगवत गीता ने कहा, मैं वही हूं। ये अनुभव करने का शास्त्र योग है, और इसलिए रोग से उसको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये भी सही नहीं है पूरा। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, ये कौन अनुभव करेगा कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं। अभी बहुत बड़ी बात हो गई ना हमारे लिए, हमारे बस की बात नहीं है। राधर जो स्वस्थ है वही ये कर सकता है, जिसको ऑलरेडी रोग है, व्याधि है, वो नहीं कर पाएगा। इसलिए आप योगाभ्यास करोगे तो सबसे पहले प्रमोशन है ना, ये आपको योगी बनना है मान लीजिए, आपको मोक्ष मिलना है मान लीजिए, तो सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी क्या है? आप स्वस्थ होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके रोग क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। तब जाके स्वस्थ बन गए, मतलब आप अभी आपकी एलिजिबिलिटी, सीईटी बोलते हैं ना आजकल, एंट्रेंस टेस्ट, तो एंट्रेंस टेस्ट पास हो गई आपकी, हाँ योग की तरफ जा सकते हो। तो आगे जाके जिनको जाना है, पहुंचना है, वो पहुंचेगा। मतलब सबसे पहले योग से रोग ठीक होते हैं, लेकिन योग का उद्देश्य रोग ठीक करना नहीं। बात समझ में आ गई? इसलिए बोलते हैं हेल्थ इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योग। हेल्थ, स्वास्थ्य योग का उद्देश्य नहीं है, बाय प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट नहीं है। एक मेन प्रोडक्ट होता है और एक बाय प्रोडक्ट होता है, आपको मालूम है। हाँ, ये बाय प्रोडक्ट है हेल्थ। लेकिन हमारी अपनी मर्यादा है कि हम उसी में अटक रहेंगे। कोई बात नहीं, इस जन्म में हम व्याधि को भी ठीक करें तो भी बड़ी बात हो गई। अगले जन्म में देख लेंगे मोक्ष पाने का, क्योंकि वो बड़ी बात भगवत गीता ने। अर्जुन जी पूछ रहे थे, माँ आपने ये सब बताया ठीक है भगवान, लेकिन ये मुझे नहीं जमा तो
ये पूरा जो आप बोल रहे हो ना, वो सब होने के पहले मैं मर गया तो गुड न्यूज गिवन बाय श्री कृष्ण इज डोंट वरी, जो भी आपने इस जन्म में पाया वो व्यर्थ नहीं जाएगा, इट नॉट अ वेस्ट, इट विल बी कैरीड फॉरवर्ड, कैरीड फॉरवर्ड। वो हिसाब रहता है, वही इसको कर्म सिद्धांत, पूरा अपना जो भारतीय शास्त्र है वो इस कर्म सिद्धांत पर खड़ा है। जैसे करोगे वैसे भरोगे, नहीं जो भी लिखा है उस प्रकार से। तो जो आज इस जन्म में आपने थोड़ी बहुत क्यों ना हो योग साधना की, तो वो किधर भी, भले इस जन्म में आपको मोक्ष नहीं मिला लेकिन वो किधर नहीं जाएगा, वो हिसाब आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। ये महत्व है योग का। सबसे पहले शरीर के ऊपर उसके असर होते हैं। अभी तो शुरुआत है, कल थोड़े से आपने सीखे, उसको आज किया भी, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा ऑर्गन का। एक सिद्धांत है, फ्लो इज हेल्थ एंड स्टेग्नेशन इज डिजीज। जितना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा उतने आपका स्वास्थ्य हर ऑर्गन का अच्छा। जितना उधर सर्कुलेशन बराबर नहीं है तो उधर क्या हो जाएगा, एक तो पॉइजन जमा हो जाएगा, वेनस या लिम्फ से जो ड्रेन होता है ना पॉइजन, वो ड्रेन नहीं होगा। और दूसरे आपको फ्रेश आना भी है ना, जो अच्छा ले रहे हैं हम, वो पहुंचेगा कैसे, ब्लड सर्कुलेशन से तो पहुंचता है, दोनों होता है, सर्कुलेशन आने वाला और जाने वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो, लॉजिस्टिक। तो जो अच्छा आना चाहिए वो भी खून से आएगा, जो बुरा जाना चाहिए वो भी खून से जाएगा। इसलिए जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन उतना स्वास्थ्य अच्छा। इसलिए चलती का नाम गाड़ी, आराम हराम है। कितने हमारे पुरखों ने कितने बहुत अच्छे कहावत बनाए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम उसका पूरा उसका अर्थ समझते हैं शाब्दिक, लेकिन जीवन में उसका आचरण नहीं करते हैं। तो जब तक शरीर साथ दे रहा है उसको वापरने का, जब नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हम, एकदम बुढ़ापे में मर्यादा है, ठीक है, लेकिन हमारा मेंटेलिटी हमें कैसा सिखाया है, ये मैं क्यों उठाऊं, मुझसे उठा जा सकता है लेकिन मैं तो साहब हूं, मैं क्यों उठाऊं, उठाने वाला दूसरा रहेगा। मतलब सीधी बातें हैं कि हम जीवन में अपने शरीर को वापरते हैं, हमें शरीर को क्या करना चाहिए, वापरना चाहिए। अब योगासन में भी वही करते हैं, 5 प्रकार के बेंडिंग देते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, थोड़े थोड़े अभी आपने किए, लेटरल बेंडिंग आज करेंगे, ट्विस्ट डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा करेंगे, स्ट्रेच खींचेंगे। तो यदि स्पाइन को या बॉडी को 5 प्रकार के बेंडिंग दे सकते हो तो 5 प्रकार की बेंडिंग दे दो ना हर रोज, और हर रोज दोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। आजकल बैठ बड़ा काम कंप्यूटर पे नहीं, हाँ बोलते हैं डिसयूज, मिसयूज एंड ओवरयूज ऑल आर द कल्प्रिट्स। डिसयूज मतलब वापरने का नहीं, ओवरयूज मतलब ज्यादा वापरने का, मिसयूज मतलब गलत, सब कल्प्रिट है, इसी से सब रोग हो रहे हैं। जैसे टीचर का काम है तो बेचारे बार बार उनको पेपर करेक्ट करना पड़ता है, नोटबुक करेक्ट करने, मतलब बार बार वो मुंडी क्या कर रहे हैं, नीचे डाल दे, मतलब ओवर यूज तो हो जाएगा ना स्पॉन्डिलोसिस। डिसयूज, ये कंप्यूटर 8 घंटा कुछ है ही नहीं, बैठा बैठा, इसलिए बोलते हैं कि डेस्क वर्क जिसको है आधा घंटे या 1 घंटे के ऊपर एक साथ मत बैठो, भले काम है, मानते हैं काम है, कि कम से कम बीच में थोड़ा खड़े हो जाओ, थोड़ा ऐसा चल के वापस कुर्सी पे बैठो। वो टीवी प्रोग्राम में बोलते हैं ना, मिलेंगे ब्रेक के बाद, लेट अस मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ये ब्रेक दे रहे, ये ब्रेक एक आकाश है, आकाश अवकाश, पंचमहाभूत से विश्व बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। आकाश बोलेगा तो क्या, कुछ भी नहीं, और वही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म तत्व है आकाश। इसलिए महात्मा गांधी जी कहा करते थे, आकाश तत्व जो है वो आरोग्य सम्राट वो बोलते थे, मतलब आरोग्य में सबसे बड़ा स्थान उसका है। इसलिए उपवास खुद करते थे ना, उपवास जो भी कारण से करते होंगे, पॉलिटिकल कारण से करते होंगे जो भी, लेकिन उनको मालूम था उसका लाभ मुझे होगा। हमें अलग सिखाया गया है उपवास नहीं करने का, उपवास करने से आदमी मरता है, ऐसा सिखाया ना हमें। उल्टा वो शास्त्र बोला कि उपवास से ही रोग ठीक होते हैं।
आकाश तत्व सूक्ष्म है, सीधा सीधा उसके साथ उपवास, उपवास में तो उस तत्व के साथ सीधा संबंध प्रस्थापित करना है। ऐसे आहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये विहार हो गया, मूवमेंट। बहते पानी निर्मल संतोने का, जो पानी रुक गया क्या बन गया? गटर बन गया। वी हैव बिकम मोबाइल मिनी गटर्स। शैल आई रिपीट दिस स्टेटमेंट? So far 21st century modern man lifestyle is concerned, we have become mobile mini gutters. चलता फिरता गटर बन गए हम हमारे जीवन पद्धति से। इसलिए ये जीवन पद्धति सबसे इंपॉर्टेंट। ये सब डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सब को क्या एक शब्द है मालूम है आपको? सभी रोगों को इकट्ठा एक शब्द है मेडिकल साइंस में, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। सुना है? मनोकायिक बीमारियां, मतलब पहले बीमारियां मन में होती, उसको आदि बोला है हमारे शास्त्रों ने। आदि, योग वशिष्ठ में क्लासिफिकेशन है, आदिज व्याधि, अनादिज व्याधि, इस प्रकार का क्लासिफिकेशन है। आदि मतलब मन में जो तनाव या जो कुछ भी उससे जो बनता है, रूट ऑफ द डिजीज। और हम बोलते कि मॉडर्न साइंस बहुत आगे निकल चुका, अच्छी बात है, लेकिन वो आदि तक पहुंचा नहीं है। वो केवल जो मन में जो होता है, पहले उसको मनोमय कोश बोलते हैं, बाद में प्राणमय कोश मतलब अपना एनर्जी, प्राण, बराबर है, और आगे जाके अन्नमय कोश मतलब बॉडी। तो जब बॉडी पे वो दिखता है तब हमें समझ, हाँ दर्द हो रहा है या इधर सूजन आ गई या कुछ भी है। तो अन्नमय कोश में जब व्यक्त होता है, एक्सप्रेस होता है, तब अपने को समझता है। लेकिन उसके पहले, बहुत पहले, पता नहीं कितने महीने पहले, वर्षों पहले, वो अपना जड़ें जमा लेता है। किधर? उसको उन्होंने आदि ऐसा कहा, योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ मतलब जो प्रभु रामचंद्र जी के जो गुरु थे उनका नाम था वशिष्ठ ऋषि। तो रघुकुल का जो पूरा वशिष्ठ कुल जो उनका गुरु था पहले से, तो उन्होंने ये बात कही कि आदिज अनादिज। तो सबसे पहले मन में बीमारी होती है, और दवा जो है वो केवल शरीर के स्तर के ऊपर जो लक्षण, सिम्टम दिखते उसको दबाने का काम करेगा, रोग के जड़ों को छुएगा भी नहीं, क्योंकि उससे शास्त्र, ये शास्त्र उधर पहुंचा ही नहीं है। भले कहते हैं बहुत डेवलप हुआ है मॉडर्न साइंस, झूठ नहीं, बिल्कुल सही है, साइंस बहुत आगे निकल चुका है, बराबर है ना। लेकिन फिर भी वो उधर नहीं पहुंचा जिधर हमने ऋषि मुनि पहुंचे थे। तो बीमारी का जड़े मन है, और जब तक मन के स्तर के ऊपर आप काम नहीं करोगे, रोग ठीक नहीं होगा। इसलिए आपने देखा होगा किसी को एंजियोप्लास्टी किया, क्लॉट आ गया था, हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी किया, स्टेंट डाला, और 6 बरस के बाद वापस उसको तकलीफ हो रही है, एंजाइना, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। देखेगा तो एंजियोग्राफी करेगा तो वापस क्लॉट हुआ है। क्यों? एक बार क्लॉट निकाला था ना, फिर क्लॉट क्यों हुआ? क्योंकि जो जीवन पद्धति है, लाइफस्टाइल, वो बदली नहीं। 1.5 लाख रुपए खर्चा करके जो क्लॉट था वो निकाल दिया, लेकिन क्लॉट क्यों बना इसके बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि वो सोचता नहीं वो शास्त्र उसके बारे में उतना गहराई से। तो जब तक आपका आहार नहीं बदलेगा, जब तक आपका हलचल नहीं होगा, जो कुछ भी विहार, और जब तक आपका मन नहीं बदलेगा, विचार सोचने की तरीका नहीं बदलेगा, तब तक ठीक नहीं होना। मेरे पास एक बहू और सांस आ रही थी योगाभ्यास के लिए, दोनों को कमर दर्द हो रहा है। क्या प्रॉब्लम है? बराबर फॉलो कर रहे थे योगाभ्यास, कुछ डाइट के टिप्स मैंने दिए, वो देखा वो भी बराबर कर रहे हैं, तो क्या समस्या है? फिर बाद में गहराई से उनका रिलेशनशिप के ऊपर जब जानकारी मिली तब समझ गया वो सांस थोड़ी सी डोमिनेंट है, वो बेचारी बहू थोड़ी सी, हर घर में ऐसा होता नहीं, उल्टा भी होता है। हाँ। तो हर व्यक्ति की बात है, लेकिन उस उदाहरण में ऐसा था। तो वो बेचारी दब रही थी, मतलब ये सफरिंग करवा रही थी और दूसरी सफर हो रही थी, दोनों गलत है कर्म सिद्धांत के अनुसार। इसलिए दोनों की कमर दर्द हो रही थी। वो बेचारी सह रही है, करके कमर दर्द हो रहा है, और उसको लगता था मैं तो सांस हूं। लेकिन जब आप निगेटिव करोगे आपको भुगतना पड़ेगा, ये सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत। हमें लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, नहीं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूक्ष्म स्तर पे हम सब
एक है तकलीफ देने वाली सांस भी और तकलीफ झेलने वाली बहू भी। शरीर अलग है, दिखने के लिए मन अलग है, लेकिन आत्मिक स्तर के पर दोनों एक है। तो उनको लगता है मैं उसको तकलीफ नहीं, आप आपको तकलीफ दे रहे हो। ये आपका आभास है, ये आपकी अविद्या है कि मैं उसको तकलीफ दे रही हूं क्योंकि मैं सांस हूं, इसलिए बहू को तकलीफ दे रही। लेकिन मैं खुद वही हूं, इसलिए जो बूमरैंग बोलते हैं उसको, बूमरैंग, जो तकलीफ मैं दे रहा हूं बॉल मैं मारूंगा तो वापस बॉल आएगा ना, वही कर्म सिद्धांत है पूरा। इसलिए केवल आपने योगाभ्यास कर दिया, आपने डाइट बराबर ले लिया, गलत डाइट नहीं लिया तो रोग नहीं होंगे, ऐसा नहीं। इसलिए ये सब पूरा जीवन पद्धति महत्वपूर्ण। तो योगोपचार में मान लीजिए 1 घंटा हम कुछ कर रहे हैं तो बड़ा सवाल आता है, हाँ आप 1 घंटा बहुत अच्छा योगाभ्यास कर, तो बाकी 23 घंटा क्या कर रहे हो? क्या 23 घंटा आप नॉन योगिक कर रहे हो? बराबर है ना? आप 1 घंटा योगाभ्यास कर रहे हो तो 23 घंटा नॉन योगिक कर रहे हो, कुछ नॉन योगिक जी रहे हो, तो इस 1 घंटे का आपको कोई लाभ नहीं होगा। उसको सब फिजिकल होगा नहीं, ऐसा नहीं तो जो ब्लड सर्कुलेशन मसल बोला था वो होगा, हलचल कर रहा है करके, लेकिन उससे परे उसका लाभ नहीं होगा। वो यदि पूरी तरह से स्थूल से सूक्ष्म स्तर पर उसका लाभ लेना है तो 24 घंटा हमें योग करना पड़ेगा। तो हमका योग 24 घंटा योग कैसे? वी हैव टू बी योगिक। उसका मतलब उसका जो तत्व ज्ञान है वो सब बड़ी विषय तो बड़ा है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार पूछा, ग्लास आधा भरा हो, क्या कहना चाहते हो? आधा ग्लास खाली है या आधा ग्लास भरा हुआ है, वो आपके नजर के ऊपर है। हम कन्याकुमारी में खड़े होंगे और समुद्र की तरफ देखेंगे, बोलेंगे भारत इधर खत्म हुआ। यदि उल्टा मुंह करेंगे तो बोलेंगे भारत इधर से शुरू हुआ। क्या सच है? इसलिए दुनिया में कुछ भी सच नहीं है। सच ये सब व्यवहार लौकिक के आगे है, सूक्ष्म है सच। बाकी सब ये बोलेगा तो सच है, बोलेगा तो नहीं सच है, तो दोनों सच है, बोलेगा तो दोनों सही नहीं है। आपके दृष्टि के ऊपर आप कैसा देखना चाहते हो? इस प्रकार की फिलॉसफी की, तो ये फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है। समत्वम योग उच्यते, एक परिभाषा है योग की जो भगवद गीता में आई है। उन्होंने बताया कि समत्व, सुख को दुख को, कोई सक्सेस मिले कभी, वो तो हमेशा सक्सेस थोड़ा मिलेगा, फेलियर मिलेगा, कोई तारीफ करेगा कोई निंदा करेगा। आप एक मर्यादा के बाहर क्या नहीं होने का, डिस्टर्ब नहीं होने का, दोनों को एक ही जैसे लेने का। उसने तारीफ किया उसको उसी नजरिए से देखने का, जिसने निंदा की उसको भी वही नजरिए से देखोगे तो हमारा मन दोनों अवस्था में क्या होगा, शांत होगा। नहीं तो तारीफ किया तो एकदम ऊपर उड़े छलांग और निंदा के एकदम डिप्रेशन में, अरे समझो ना क्यों बोला, बहुत रोने आता है मुझे। तो उस समय उड़ी नहीं मारेगा तो अभी रोने की सवाल नहीं आएगा। तो ये योग फिलॉसफी, समत्तम योग उच्यते। जीवन के हर चीज को एक समदृष्टि से देखे तो हमेशा जीवन क्या रहेगा, आनंदी रहेगा। मुझे मालूम है बोलने के लिए आसान है, करना आसान नहीं है, वही तो बड़ी बात है। बिल्ली के गले को कौन घंटा बांधेगा, ऐसा बोलते। तो ये जीवन पद्धति पूरी महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी योग में जैसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, आसन बंध मुद्रा क्रिया, उसका भी महत्व है। नॉट दैट वी आर अंडर एस्टिमेटिंग, लेकिन उससे पूरा नहीं होता। वो कोई उतना ही योग नहीं है, वो तो योग का एक है महत्वपूर्ण हिस्सा, लेकिन योग उससे भी परे हैं। वही योग वशिष्ठ में योग की परिभाषा बताई कि मन प्रशमन उपाय योग। योग क्या है? मन को प्रशमन करो, शांत करो। बहुत दौड़ रहा है, गाड़ी बहुत दौड़ती है करके उसको क्या देते हैं, ब्रेक देते हैं। कभी बोलते हैं गाड़ी यदि सिखाने नवी सीखनी है ना तो किधर स्टार्टर है, किधर एक्सीलेटर है, वो पूछने के पहले किधर ब्रेक है पूछना चाहिए। गाड़ी चालू करने के पहले गाड़ी रोकने को आना चाहिए। और हमारी गाड़ी चल रही है इतना फास्ट, मन दौड़ रहा है। वही रोग है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यू, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के रोग है। ये सब क्या है? एक दृष्टि से ये मन का दौड़ना है, मन का उच्चापन है। इसलिए वो बोले प्रशमन करो, मन को शांत करो, वही योग है। इस प्रकार से
योग के टेक्निक भी हमें मन शांत करने के लिए मदद करेंगे। योग की जो फिलॉसफी बड़ा विषय, मैंने सिर्फ 1-2 उदाहरण दे दिए, वो भी हमें मदद करेगा। तो ये सब संभाल के, ये सब इकट्ठा ला के हमें योग के पथ पर चलना है, तो निश्चित रूप से हमारे रोग धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। चले अभी हम आ जाए, कोई भी डेमोन्स्ट्रेटर। ऐसे तो हमारे टीचर आपको आने वाले 8-10 दिन में जो भी प्रोग्राम है आपका वो सिखाएंगे, लेकिन मैं कुछ एडिशनल भी आज आपको सिखाऊंगा। उनको एक प्रोग्राम हमने दिया है, उस प्रोग्राम को वे सिखाएंगे, लेकिन इन द मीन टाइम आज मैं थोड़ा आपको एडिशनल भी कुछ सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत से डायबिटीज पेशेंट है, मैंने देखा हमारे इस प्रोग्राम में भी डायबिटीज के प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन कुछ एडिशनल आपको बताऊंगा ताकि आपको मदद हो जाए कि थोड़ा पैर दूर रख के जाए। करेक्ट। साइड वाइज बेंडिंग, मैंने भी बोला ना 5 प्रकार के बेंडिंग दे सकते हैं। तो ऐसा तो जो टेक्निक आपके इस प्रोग्राम में है, बुकलेट में, वो हाथ ऐसा रखा है, इसलिए रख दीजिए सर, नहीं रखेगा तो ही चलता है, ऐसा कुछ नहीं। उसके अलग अलग वर्जन होते हैं। जैसे एक शस्त्र की पेटी है, उसमें सुई है, उसमें ब्लेड है, उसमें चाकू है, उसमें तलवार है। सबकी जरूरत अलग अलग है ना। कांटा लगा है तो चाकू निकालोगे, सुई निकालना पड़ेगा। शेव करना है तो ब्लेड निकालना पड़ेगा। फल काटने हैं, सब्जी काटने हैं तो चाकू गला काटना है तो तलवार लगी। तो तलवार से क्या फल काटोगे? नहीं। उस प्रकार से अलग अलग वर्जन है, लेकिन मेरी क्षमता कैसी है? कोई बहुत लचीला होता है, कोई थोड़ा रिजिड होता है, किसी को इधर पेन है, उधर पेन है, तो उस प्रकार से उसमें क्या करते हैं, वर्जन निकालते हैं, क्या चाहिए उस प्रकार से। तो जब महर्षि पतंजलि स्थिर सुखम आसनम ऐसे आसन के बारे में बोलते हैं, किसका सुख? करने वाले का सुख। आप समझ रहे हो? जो मेरे लिए सुखदायक है जरूर नहीं कि आपके लिए सुखदायक हो। हाँ, तो ये नहीं कि ये आइडियल पोजीशन करो, सब घोड़े बांट, नहीं ऐसा नहीं। ये तरीका है उसका, ये आसन करने का। कहां तक आप जा सकते हो उस प्रकार से जाइए। कोई भी हालत में लक्ष्मण रेखा के उस पार नहीं जाने का, लेकिन लक्ष्मण रेखा के नजदीक भी आना चाहिए। नहीं तो सीता मैया रावण को भिक्षा कैसी देती? लेकिन उन्होंने एक गलती की कि उन्होंने बुलाया रावण ने, और उन्होंने भूल गए कि लक्ष्मण रेखा थी, वो लक्ष्मण रेखा पार के गए, तो रावण ने उठा दिया सीता मैया को। बराबर है? तो बोलते मैक्सिमम बट प्लेजरेबल। लक्ष्मण रेखा के नजदीक लक्ष्मण रेखा से मुझसे इतना ही होता, ऐसा मरेला जैसा, तो आसान नहीं हुआ। जो करना है खैरा खड़ा रहे तो खड़ा रहो ना, लेकिन जबरदस्ती करोगे तो तकलीफ हो जाएगी। तो ये सूत्र संभालोगे तो हर व्यक्ति का वो वर्जन अलग अलग होगा, ऑब्वियसली। बराबर है? फिर भी उद्देश्य क्या है? लेटरल बेंडिंग। आप हाथ ऐसे रखे, आगे जाके हाथ ऐसे रखे, वो अपने अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार उसका वर्जन होगा, हायर एंड लोअर, उसकी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी शुरुआत में एकदम हम प्राथमिक ही लेंगे, क्योंकि अपने से कुछ लोग रहेगा अनुभव, पहले आपने योगाभ्यास किया होगा, लेकिन बहुत से लोग योगाभ्यास नहीं किए हैं, नया है, यू आर बिगिनर, ये अज्यूम करके हम चलते हैं। दोनों पैर के ऊपर एक जैसा वजन है। पैर का वजन कभी हटेगा? ये देखिए, ये डिस्को में काम में आता है ना। इधर हिप से जब बॉडी हिलेगी वजन कम ज्यादा होगा। तो मुझे एक पैर के ऊपर एक जैसा वजन रखना, उसका मतलब मुझे हिप से हिलना नहीं है। और रीढ़ की हड्डी ऊपर है, उसके गर्दन से लेके कमर तक 33 वर्टिब्रे है, 26 मूवेबल जॉइंट्स है, और ये 26 मूवेबल जॉइंट्स 5 दिशा में घुमाए जा सकते हैं। उसी के ऊपर अलग अलग प्रकार के आसन है। तो केवल अभी वो 26 जॉइंट्स को राइट साइड में हिलाते हुए बिल्कुल सामने देखेंगे, जैसे बड़ी घड़ी है 12 को देख रहे, वे धीरे धीरे राइट साइड में जाएगी, ताकि नजर 12 से 3 पर आ जाए। घड़ी पर नजर सामने, नीचे नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना। देख, वेरी इजी, प्रॉपर बिल्डिंग हो गया। इधर कुछ नहीं बिगड़ा, वैसे का वैसा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बोथ द फीट। हो सके तो आंखें बंद, किसी का बैलेंस जाता है तो आंखें खोल के रख सकते हो। जब आप राइट साइड में बेंड कर रहे हो तो लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है? खींचे, उसको अनुभव करने का मन इधर होना चाहिए। हम कुछ ऑफिस का सोच के इधर आसन करते तो आसन नहीं हुआ,
आसन मैं कर रहा हूं तो मेरा मन इधर, नहीं तो क्या हो, कमर, कमर दर्द हो गया, तो कमर किसका था फिर? कमर दर्द हो रहा था, चालू हो रहा, तब आप किधर थे? कमर आपकी थी ना। मतलब आप आपके कमर के साथ नहीं थे, और बाद में आपको समझा कि मेरी कमर दर्द हो गई। आप समझ रहे हो? इसको बोलते हैं कॉन्शियस डिफरेंशियल रिलैक्सेशन, कि मेरा मन मेरे शरीर में होना चाहिए, कॉन्शियसली मुझे जो शरीर के हिस्से इसमें इन्वॉल्व नहीं उसको ढीला छोड़ना चाहिए। हाथ ढीले हैं उनके, चेहरा ढीला है, चेहरे पे कुछ नहीं, सिर्फ एक बाजू में बेंड किया है, दूसरे बाजू में खिंचा हुआ है, और आराम से सांस, जिसको नॉर्मल ब्रीदिंग बोलते हैं। सांस अंदर आया, सांस बाहर गया, एक करके गिनिए। सांस अंदर आया, उसमें हस्तक्षेप नहीं करने का, उसको त्रयस्तता से देखने का, नॉट टू इंटरफेयर बट विटनेस। जो भी 5 सांस होंगे, 10 सांस होंगे, ज़्यादा कम, उसको बोलते हैं प्राण धारणा। मतलब सबसे पहले हमें आसन करना चाहिए, उसके बाद आंखें बंद करने चाहिए, क्योंकि अपना आंखें सब पंच ज्ञानेंद्रिय बाहर देखते हैं ना, ये अंदर अंदर जाना है अपने को, इट्स ए इंटरनल जर्नी, इनवर्ड जर्नी। आंखें बंद करने हैं, शरीर को फील करना है कि कौन से क्या किया मैंने, और अननेसेसरी किधर भी स्ट्रेन नहीं किया, रिलैक्स छोड़ा है, और बाद में मन को सांसों की ओर लेके जाए, और फिर आंखें खोलते हैं धीरे धीरे वापस। 3 से नजर, सांस चालू है, हाँ नॉर्मल भी 12, और रुकना नहीं, 12 से उल्टा। कितने बजेंगे इधर, बजेंगे नहीं, कितना फिगर होगा घड़ी में? 12 हो गए अभी, नो यू आर राइट। तो 12 से इधर 3, इधर से 9, बस मेंटेन, या कम बैक। अब क्या क्या गलती होते हैं देखते हैं, चले जाइए वो बाजू, जाइए राइट साइड में, बस थोड़ा थोड़ा जाए बस। क्योंकि क्या होता है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं रहती, तो हम फिर आगे झुक लेते, आगे झुके। हाँ, और हमने लगता अरे मैं कितना फ्लेक्सिबल हूँ। आंखें खोल के देखिए, आईना यदि सामने होगा तो आगे बेंड कर रहे हो नहीं, या ट्विस्ट कर रहे हो बॉडी को, आ जाए वापस, आ जाए, ऐसा ट्विस्ट बेंड करते हो, ऐसे ट्विस्ट, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा ट्विस्ट कर, हाँ कर उतना थोड़ा कम, हाँ करे, उल्टा भी करे, ऐसा कुछ करते, ये नहीं करना है आपको। क्या करना है, केवल लेटरल बेंडिंग करना, या कोई भी एक बाजू में बेंड करी, हाँ, या हिप को बाहर निकाले वो बाजू में, नहीं हिप बाहर नहीं, हाँ करे पूरा पूरा बाहर, हाँ हाँ करे। ये देखिए, ये 1.5 पैर हो गया अभी, क्योंकि उन्होंने क्या वापरा, हिप वापरा, वो नहीं करना है। वापस आई और बराबर करके दिखाए, बस सहजता से। रीढ़ की हड्डी से जितना बेंड करा उतना ही किया, उधर कुछ हिलाया नहीं, हिप को नहीं हिलाया, ये चीज ओके ठीक है। या घुटना मोड़ते हैं, एड़ी उठाते हैं, ये सब नहीं करना अपने को, ठीक है। बहुत समय बैठना मुश्किल है ना, खड़े हो जाए। आप उधर देखिए, इनको देखना और करना, पैरों में डिस्टेंस रखिए, हाथ ऐसे रखे, नहीं रखेगा तो ऐसा कुछ नहीं, नहीं रखेगा तो भी चलता है, रखिए। हाँ। कल्पना करें आपके नाक के सामने घड़ी है और 12 को आप देख रहे हो, ये आपका राइट साइड है, हाँ आपका। चल धीरे धीरे राइट साइड में बेंड करिए, जितना जमेगा उतना। एनालाइज करिए, मन उधर रखिए, ये नहीं कि आपने ज्यादा बेंड किया और बाद वो दर्द हुआ, ऐसा नहीं। बहुत अच्छा, दोनों पैर के ऊपर एक जैसा वजन, नीचे नहीं देखने का, नाइदर लुक टुवर्ड्स रूफ नॉट टुवर्ड्स फ्लोर बट स्ट्रेट टू योर नोज, नाक के सामने देखना, आंख के सामने देखना। हो सके तो आंखें बंद करें, बैलेंस जाता है तो आंखें खोल के रख सकते हो। सर थोड़ा बेंड कर पाओगे, यदि तकलीफ नहीं है तो। दोनों पैर के ऊपर एक जैसा वजन है, हिप को नहीं इन्वॉल्व करने का, और सांस चालू है। धीरे से सांस अंदर आ रहा है, आप आगे बेंड किया, आगे बेंड मत करें, आगे बेंड मत करें, आगे बेंड मत करें, और इसको भी बाहर मत दिखा, हाँ इतना ही करें बस, इतनी बड़ी कैपेसिटी है। नो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। सांसों के चक्रों को गिनने में मन को लगा रखने को प्राण धारणा प्रथम कहते हैं। बहुत अच्छा, आंखें खोली, धीरे धीरे वापस आ जाए, सांस तो चालू है, और उसी लय में अभी उल्टा 12 से अभी 9 की तरफ लेफ्ट साइड में धीरे धीरे जाते समय आंखें खोल के रखें, नहीं तो हम क्या करते हैं अपने को पता नहीं चलेगा, हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे और कुछ गलतियां करेंगे। आंखें खोली, कोई तकलीफ है आपको? ऑपरेशन ऑपरेशन नहीं है तो ऐसा ऐसा, हाँ ऐसा बेंड करिए, इतना होगा उतना। सांस रोकना नहीं, या बहुत गहरा सांस, मैडम आपने थोड़ा हिप बाहर निकाला,
वापस आइए। हाँ हाँ हाँ, नहीं अब ज़्यादा कर रहे इसलिए ऐसा हो रहा है, ज़्यादा बिल्कुल मत करें, जो भी मर्यादा है अपनी। बहुत अच्छा, वापस आ जाए। अब खड़े रहिए आप ऐसा घूम जाए। हाँ, धीरे धीरे पीछे जाइए, हल्का हल्का। बस एकदम जब घुटना वगैरह मोड़ करके बहुत पीछे जाके दिखाए, घुटना वगैरह मोड़ करके, हाँ ये ऐसा नहीं, सहज, बस सहज सहज करे एट इज। आराम से सांस चालू, पर इधर भी जो भी प्राणाधार, रुके अब मत करें, बाद में आपको करने को बाद में बताऊंगा। अब गर्दन और हाथ पीछे रखते हुए धीरे धीरे लोअर वेस्ट से आगे झुकेंगे। कितना तक? जमीन को समांतर होने तक ही। बस गर्दन को थोड़ा ढीला छोड़िए, बस वो भी पूरा नहीं, समांतर, पैरेलल, दैट्स ऑल। उठ जाए, चलिए आप ऑलरेडी हो तैयार। जाइए पीछे, धीरे धीरे पीछे जाइए, संभाल के, चिन ऊपर उठाइए, कमर से लेके गर्दन तक इजी बैकवर्ड बेंडिंग, कोई जबरदस्ती नहीं, सहज एट ईज। बहुत पीछे जाओगे तो फिर बराबर सांस नहीं ले पाओगे, आपकी बेली जो है, पेट एकदम शेक हो जाएगा, हिलेगा, थरथर होगा, ऐसा नहीं, आराम से वो अंदर बाहर हिल रहा है, शांति से। सांस अंदर आया, सांस बाहर गया, फील करिए, सांस अंदर आया, सांस बाहर गया। ऐसे जो भी 5 चक्र हो, 7 चक्र हो, 10 चक्र हो या 15 चक्र हो, जो भी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। बहुत अच्छा, आंखें खोलिए, गर्दन और हाथ ऊपर ही रखे और कमर से, निचले कमर से आगे बेंड करना चालू कर दीजिए। गर्दन को मत छोड़िए सर, गर्दन ऊपर ही रखे, देखिए ऐसा बताया था। हाँ, गर्दन ऊपर ही है, कमर से पैरेलल होने दीजिए, मतलब बॉडी पैरेलल टू द ग्राउंड, मतलब लेग के साथ 90 डिग्री हो जाएगा। जाइए और जाइए, थोड़ा 90 डिग्री नहीं हुआ, और जाइए और बेंड करिए ना। आप गर्दन को उधर के उधर ढीला छोड़ दीजिए, गर्दन को थोड़ा रिलैक्स करें भी, पैरेलल, और छोड़िए ढीला, पैरेलल टू द ग्राउंड, दैट्स ऑल। गर्दन को थोड़ा रिलीज करें, छोड़िए ना, छोड़ दीजिए, और छोड़िए, पैरेलल होने दीजिए, और हाँ, बस उतना, ज्यादा नहीं, पैरेलल। आराम से सांस चालू है, अंदर बाहर, बहुत अच्छा। गर्दन को थोड़ा ढीला छोड़िए, लूज छोड़िए। हाँ, ओके, आ जाइए। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। अब बैठने को अच्छा लगेगा, लगातार बैठना मुश्किल। इस आसन का नाम है सुलभ चक्रासन, और सिर्फ राइट लेफ्ट करेंगे तो उसको पूर्व परिवर्तित चक्रासन बोलेंगे, ऐसा। और यदि आगे बॉडी की तैयारी है तो ऐसे हाथ रख के भी, मतलब और इफेक्टिव होता है ना, बॉडी फ्लेक्सिबल है। लेकिन अभी हम उतना हायर लेवल का अब नहीं लेंगे, एकदम आसान फर्स्ट स्टैंडर्ड का लेंगे, बराबर है ना, जूनियर के जी, सीनियर के जी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, ऐसा। या अभी और एक आसन सीखेंगे, हस्तपाद आसन, उधर देख लीजिए। या धीरे धीरे हाथ, वही पोजीशन है, धीरे धीरे हाथ ऊपर उठा रहे हैं, कंटिन्यूस स्लो मोशन में जा रहे, धीरे धीरे उंगलियों को देखते हुए पीछे जा रहे, पहले जैसा ही है वो। हाँ, और हाथ और गर्दन ऊपर ही रखेंगे और लोअर वेस्ट से, लंबोसेक्रल जॉइंट से आगे झुकेंगे। इस बार पूरा झुकेंगे लेकिन धीरे धीरे, स्लो मोशन, एक्शन रिप्ले। और पूरा झुकने के बाद हाथ को ढीला छोड़ेंगे, कंधे से लेके उंगलियों तक, सेमी फोल्डेड फिंगर्स, और गर्दन को भी नीचे छोड़ देंगे, लेकिन घुटना सीधा है। बस आराम से पेट अंदर बाहर हिल रहा है। लेट अर्थ ग्रेविटी एक्ट ऑन योर नेक, फेशियल मसल्स, हैंड एकदम लूज है, कुछ भी नहीं। प्राण धारणा आपको मालूम है, तो जो शरीर के हिस्से नहीं चाहिए उसको बोलते हैं सीढ़िया, कॉन्शियस डिफरेंशियल रिलैक्सेशन, कॉन्शियसली रिलैक्सिंग दोज बॉडी पार्ट विच आर नॉट इन, उसका भी काम ही नहीं, छोड़ दिया उसको, एक हैंगिंग ढीला, सीढ़िया, आराम से पेट हिला। प्राण धारणा मतलब मन को सांसों की ओर लेके जाने का, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना, त्रयस्तता से उसको देखना, अनुभव करना, विटनेसिंग द ब्रेथ। अब
आसन छोड़ने के लिए जनरली क्या करते हैं, जैसे जाते हैं उल्टे सक्सेशन में आसन छोड़ते हैं इन जनरल, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं। इधर वापस हम हाथ नहीं उठाएंगे, ये हाथ और गर्दन ऐसे ही ढीला रहेंगे, सिर्फ लोअर वेस्ट से वे सीधे हो रहे हैं, लंबोसेक्रल जॉइंट से सांस चालू है, कभी भी सांस रुकना नहीं आसन में, नॉर्मल ब्रीथिंग। बहुत अच्छा। तो आसन का नाम क्या है? हस्त पादासन। हस्त बोलेगा तो हाथ, पाद बोलेगा तो फीट, तो फॉरवर्ड बेंडिंग है। खड़े रहते पैरों में डिस्टेंस उनका जैसे, आराम, हाथ लूज है, सामने देखिए, शांति। धीरे धीरे हाथ उठाना चालू कर दीजिए, कम ऐसा नहीं, कंधे से उठाए सीधा, एल्बो नहीं मोड़ना है। हाँ, धीरे धीरे पीछे जाए, हल्का हल्का संभाल के, आपको जितना जमेगा उतना ही, जबरदस्ती नहीं। चिन ऊपर उठाए, चिन ऊपर उठाए, चिन ऊपर उठाए, ऊपर उठाए चिन। हाँ, गले के नीचे अच्छा खिंचाव आएगा, थायराइड ग्लैंड के रीजन में। गर्दन ऊपर उठाए मैडम, चिन अप, रेज इट अप, ये इधर खिंचाव होना चाहिए आपको। उठाए और उठाए, गर्दन उठाए थे, गर्दन गर्दन, चिन चिन चिन। हाँ, और हाथ और गर्दन उधर ही रखे और कमर से धीरे धीरे आगे बेंड करिए। सांस चालू है, आराम से, धीरे से, घाई नहीं। चलिए, जाइए जाइए जाइए, जैसे कि वस्तु को पकड़ने जा रहे हो, सांस चालू है, ध्यान में रखिए, एकदम में नहीं जाना है। हाथ को ढीला छोड़िए, कंधे से लेके उंगलियों तक, रिलैक्स्ड। चेहरा, गर्दन, हाथ सब कुछ रिलैक्स है। आराम से पेट अंदर बाहर, उंगलियों को लूज रखिए, लूज। मैडम देखिए देखिए मेरी उंगलियां कैसे, लूज लूज लूज, होल्ड करें उसको, लूज, रिलैक्स। घुटना मत मोड़िए, गर्दन को छोड़ दीजिए नीचे, नीचे छोड़िए, नीचे छोड़िए गर्दन को। हाँ, आंखें खोलिए, हाथ और गर्दन वैसे ही रखिए और ऊपर आ जाए। हाथ नहीं उठाने का, वही बोला था, हाथ नहीं उठाने का। वैसे आ जाए, बस 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 बस। तो ये लेटरल बेंडिंग, बाकी स्पाइन को तो अच्छा है ही, लेकिन अपने फेफड़े के लिए अच्छा है लेटरल बेंडिंग, पहला वाला। एक बाजू में लिवर है, एक बाजू में पैंक्रिया है, तो दोनों के लिए अच्छा है। पैंक्रिया का संबंध डाइजेशन है, उसी प्रकार से डायबिटीज से है, बराबर। जितने भी ट्विस्टिंग आसन है डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे हैं। और योग में बैठ जाए, बैठे बैठे। योग में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, जैसे एलोपैथी में बोलते ये गोली ब्लड प्रेशर की है, ये गोली डायबिटीज की है। डायबिटीज के गोली से ब्लड प्रेशर नीचे नहीं आएगा और ब्लड प्रेशर के गोली से शुगर नहीं नीचे आएगी, लेकिन योग में ऐसा नहीं है। योग में इंटीग्रेटेड अप्रोच है। योग में रोग को ठीक किया ही नहीं जाता है, योग में रोग का उपचार किया ही नहीं जाता, रोगी का उपचार किया जाता है। बात समझ में आ गई? उपचार रोग का नहीं करना है, किसका? रोगी का करना। कोई प्रॉब्लम उधर है, जड़े, तो ये मर्यादा है एलोपैथिक या मॉडर्न मेडिकल साइंस की, कि दे आर डीलिंग विद दी सिम्टम्स रिफ्लेक्टेड एट अ बॉडी लेवल, ऊपर ऊपर, उसके जड़े में जाते ही नहीं है। तो इसलिए एक ही आसन कोई वो एक के लिए नहीं हो सकता है। वही आसन कमर दर्द के लिए भी हो सकता है, वही आसन डाइजेशन के लिए भी हो सकता है, वही आसन कब्ज के लिए भी हो सकता है, वही आसन डायबिटीज के लिए भी हो सकता है, वही आसन मन के तनाव को दूर करते हुए मन की शांति लाने के लिए भी हो सकता है। ये पावर है योग का, उसको बोलते हैं होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। एंड मेडिकल साइंस इज अ डिसइंटीग्रेटेड अप्रोच। जब से मेडिकल साइंस में स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन आ गया है, ट्रीटमेंट बहुत महंगी हो गई है। सामान्य लोगों को बीमार गिरना परवड़ता नहीं है। वी कांट जस्ट अफोर्ड टू fall ill, and that's why योग is preventive। जो उसने दिया है उसको संभालना है। आयुर्वेद का परिभाषा ऐसा है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य का रक्षण करना, टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ अ हेल्दी पर्सन एंड नॉट टू ट्रीट द डिजीजेस बाय गिविंग मेडिसिन। लोगों के दिमाग में क्या पड़ा है ना, वो एलोपैथिक मेडिसिन जरा साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन अच्छे होते हैं, साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। लेकिन आप आयुर्वेद को देखोगे तो मेडिसिन देना है आयुर्वेद का उद्देश्य नहीं है।
आयुर्वेद वो आयुष्य कैसा जीना ये बताने वाला शास्त्र है। उसको पंचम वेद कहा है, आयुष्य का वेद। दिनचर्या, ऋतुचर्या मतलब जीवन पद्धति का शास्त्र है ये, उपचार का शास्त्र, या क्या बोलते हैं दवा देने का शास्त्र है नहीं वो, लेकिन वो बाद में सेकेंडरी है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, विकारस्य आतुरस्य विकार प्रशमनम। यदि बहुत तकलीफ है, सफरिंग है, तो फिर उसका सफरिंग कम कैसा करें, उसके लिए कुछ औषधि का उपयोग आयुर्वेद में आयुर्वेदिक औषधि किया जाता है, लेकिन वो सेकेंडरी है। दवा देना ये आयुर्वेद का उद्देश्य नहीं है। आप कैसे जीवन जिए ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपको रोग होंगे नहीं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोलते हैं ना इंग्लिश में, लेकिन ये उसका जीता जागता शास्त्र है आयुर्वेद। तो ये बातें, तो कहने का मतलब अभी एक हम ट्विस्टिंग आसन देखेंगे, बहुत प्रभावी है। आपके इसमें भी ट्विस्टिंग है, उत्तान वक्रासन बोलते हैं, लेकिन ये जरा दंडस्थ है। दंडस्थ बोलेगा तो स्टैंडिंग, उत्तान बोलेगा तो पीठ के ऊपर लेके लेट के, सिंपल, दोनों ट्विस्टिंग है, इसलिए वक्रासन। तो पहला हम ये दंडस्थ वक्रासन देख लेते, जो आपके इस बुकलेट में नहीं है। पहले जैसे खड़े हुए हैं हाथ ऐसा ले लीजिए। चलो, अभी न एल्बो में मोड़ना है, न हथेली के डिस्टेंस को कम ज्यादा करना है, जितना उधर सीधा पैरेलल। पैर भी अपने जगह, पैर को नहीं घुमाना है। घुमाना किसको है? बॉडी को। धीरे धीरे घूम जाए, राइट साइड में जाए, या करेक्ट। गर्दन भी घुमाए, स्लो मोशन, जितना होता है गर्दन घुमाए पूरा राइट साइड में। यस, बहुत अच्छा, बस। घुटने सीधे, आराम से सांस चालू है, अंदर बाहर। सांस अंदर लेते समय पेट बाहर खुलता है, सांस छोड़ते समय पेट अंदर चला जाता है। तो अंदर के सभी ऑर्गन को क्या मिलेगा? मसाज मिलेगा। लिवर है, पेंक्रिया है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लेडीज में यूट्रस है, सबको मसाज मिलेगा, तो उनका सबका कार्य सुधरेगा। तो सांस के लिए भी अच्छा है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन है तो उसको भी संभालने के लिए अच्छा है, डायबिटीज के लिए बहुत प्रिवेंटिव क्यूरेटिव है। लाइक वाइज ओके, धीरे धीरे वापस आ जाए, सांस चालू है, उसी लय में उल्टा। और एक बात ध्यान में रखना, बैलेंस। उधर 10 सांस रखा तो इधर भी 10 सांसें रखने का, उधर 5 सांस रखा तो इधर भी 5 सांसें। ये हो सकता है कि उधर जरा ज्यादा ट्विस्ट हो गया और इधर कंपेरेटिवली थोड़ा ये हो सकता है, क्योंकि वो बॉडी का अपना स्ट्रक्चर है। क्या करोगे आप? उधर भी मैक्सिमम प्लेजरेबल लक्ष्मण रेखा के नजदीक जाना है और इधर भी लक्ष्मण रेखा के नजदीक, लेकिन इधर इतना हो गया और इधर इतना ही हो गया, वो चलेगा। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों में मैक्सिमम प्लेजरेबल है, दोनों में लक्ष्मण रेखा के नजदीक गया है लेकिन लक्ष्मण रेखा के पार नहीं गया है, ये तत्व। लेकिन इधर 10 जितना समय रुके इधर भी उतना ही समय रुकना चाहिए, बैलेंसिंग है। आ जाए वापस, बहुत अच्छा। आसन का नाम क्या है? दंडस्थ वक्रासन। खड़े हो जाए। इसी को लेट के कल वे आपको सिखाएंगे, उसको उत्तान वक्रासन बोलते हैं, आसान है कंपैरेटिवली। पैर सीधा रखे, हाथ लेके आइए, ये आपका दाहिना है। चलिए धीरे धीरे संभाल के, हाँ चाहिए, अपने से जितना होता उतना ही, कोई कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं। दूसरों का वो तो उतना घूम गया, मैं इतना ही क्यों, ऐसा नहीं बोलने का। वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है नहीं योग में। गर्दन घुमाए पूरा राइट साइड में, पूरा राइट साइड में गर्दन घुमाए। आंखें बंद करिए, अपने हाथ कैसे रखिए, ऐसा बोला था ना हाथ रखने को, डेमोन्स्ट्रेटर को देखना चाहिए बराबर। हाँ, अब घुमा क्यों रहे हो? हाँ, गर्दन घुमाए उधर, बस इतना ही रखने का। जो कंधे में फासला है वही हथेली में रखने का, ज्यादा नहीं कम नहीं। आप लोग उल्टा क्यों घूम गए? कोई बात नहीं, रहने दीजिए। नहीं, अभी हाथ लगेंगे एक तो, जाइए, नहीं तो हाथ लगेंगे उनके साथ। गर्दन पूरा घुमाए, पूरा गर्दन घुमाए राइट साइड में, ट्विस्ट। सांस अंदर लेते समय पेट बाहर खुलता है, सांस ओके। आ जाए वापस, आ जाओ, आ जाए। सर आपको ऐसा बोला था, ऐसा नहीं, देखिए ऐसा, हाँ आ जाए, आप उठाए हाथ। रुकने का नहीं गाड़ी, उसी लय में दूसरे बाजू में जाए, धीरे 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 धीरे। आप क्या करते हो? आप घूम जाइए ना, आप लेटरल बेंडिंग क्यों कर रहे हो? हाँ देखिए, लूज थोड़ी, आप शरीर को एकदम घुमाए, जस्ट घुमाए, बस दैट्स ऑल। घुमाए ना पूरा, उधर घुमाए ना। हाँ, आप अननेसेसरी बॉडी को स्ट्रेन कर रहे हो। एल्बो स्ट्रेट रखिए। तो आपको योग की ज्यादा जरूरी है, मसल में टोन है, पूरा हार्ड हो गया बॉडी,
तनाव है बहुत। गर्दन घुमाए पूरा एक्सट्रीम लेफ्ट, स्क्वीजिंग इफेक्ट, मसाजिंग इफेक्ट। ब्रीदिंग शुड नॉट बी शैलो एंड फास्ट बट स्लो विथ नॉर्मल डेप्थ, रेंडरिंग गुड मसाज टू द इनर ऑर्गन्स। आंखें खोली, धीरे धीरे वापस आ जाइए। सांस चालू है नॉर्मल, जैसा चाहे वैसा, अंदर बाहर। बहुत अच्छा, बैठ जाए नीचे। आज आपने, कुछ लोग बाद में आ गए, कल आपने शायद किया होगा। ओंकार मालूम है आपको कि पूरा सांस लेते हैं, जैसा कि निचला पेट फुलाते हैं, ऊपरी पेट फुलाते हैं, निचली छाती फुलाते हैं, ऊपरी छाती फुलाते, थोड़े कंधों ऊपर ले, उसको बोलते हैं फुल योगिक ब्रीदिंग। नहीं तो क्या होता है, छाती से इतना ही होगा जो प्राणायाम में होता है ना, पेट से इतना ही होगा, वो दोनों को ऑपरा है। और पूरा ले, लोग गहरा सांस ले को बोल क्या करते हैं मालूम है, क्या करते हैं, नाक को सिकुड़ लेते हैं। तो अननेसेसरी वेस्टिंग अवर एनर्जी। मतलब आप इनपुट ज्यादा डाल रहे हो, ज्यादा ऊर्जा खर्चा कर रहे हो, और कंपैरेटिवली कम हवा अंदर आ रही है। तो जब हम गहरा सांस लेने की बात कर रहे हैं, आपको एब्डोमेन और छाती वापरना चाहिए, लेकिन नथुनी को क्या रखना चाहिए, खुला रखना चाहिए, लूज रखना चाहिए, उसको सिकुड़ के अवरोध पैदा नहीं करने का। अब देखिए, यहां कोई आवाज आई नहीं आई, और पहले से बहुत कम ऊर्जा डालते हुए मैंने बहुत असरमंद सांस अंदर भरा। बात समझ में आ गई। और ऐसा बहुत अच्छा सांस सहजता से अंदर भरोगे तो फिर ओंकार आप आराम से लंबा कर पाओगे। बराबर है ना। तो ओंकार करते समय अपने निचले पेट को थोड़ा सिकुड़ते हुए शुरुआत करने का, मतलब इधर से रिलैक्स करके लिया था ना, वैसे इधर से शुरुआत करने का। ओ, अभी मत करिए, टेक्निक बता रहा हूं, आपकी बारी आएगी। ओ, एक निचले पिच पे ओ, ये भी ओ जैसा हो गया ना रोमन का ओम। देखिए जैसे होठ मिट गए, क्या हो गया, ओ का ओम, क्या हो गया, म हो गया। बराबर है। कितना, 2/3। उसमें अलग अलग है, लेकिन अभी हम एक कॉमन शेप देखते हैं कि 1/3 ओ एंड 2/3 म। उसको हल्म कम कर दिया, कुछ नहीं, साइलेंस। ये साइलेंस में सही मेडिटेशन है। केवल उसको नाद को सुनना है, या सुनना नहीं बोलूंगा मैं, नाद को फील करना। पश्चंती बोलते हैं उसको। एक वैखरी वाणी होती है जो आवाज करते हैं, बोलते हैं हम। मध्यमा वाणी होती है मन ही मन। पश्चंती वाणी होती है टू फील। और चौथी होती है परावाणी, वो हमारे बस की बात नहीं, योगी लोगों की वाणी है। मतलब वो उनके अंदर से ही चालू रहता है, रिकॉर्डेड। जैसे आप ओंकार करोगे हर रोज, 360 ओंकार हर रोज करोगे, ऐसा अनेक वर्षों करोगे, बाद में आपको करने की जरूरत नहीं। हमेशा 24 घंटा आपके अंदर से ही रिकॉर्ड चालू होता है। ओम ओम अपने अंदर से उसको बोलते हैं योगिक वाणी, परावाणी, वो छोड़ दीजिए। तो हमें फील करना, पश्चंती वाणी बोलेगा तो नाद। अभी चित्र याद आ रहा है, इधर तो ओम का चित्र नहीं है, मालूम है ना। ये अ हो गया, ये ऊ हो गया, और वो जो अनुस्वार होता है वो क्या, म हो गया, मकार। ये अ ब्रह्म है, आकार, क्रिएशन है। वो ऊ विष्णु है, सस्टेनर। और वो म क्या है, महेश है, डिस्ट्रक्टर। वो पुराणों में ईश्वर का चित्र है, विष्णु का चित्र है, ब्रह्मा का चित्र है, वो समझाने के लिए बनाया, उसको छोड़ दीजिए। पुराण को बाजू में रखेंगे, साइंस के दृष्टि से देखेंगे, इस विश्व में यही तो 3 मूलभूत सिद्धांत है। और क्या है इसमें, एक जन्म है। मैं सिर्फ जीव की बात नहीं करता हूं, लेटेस्ट जो एस्ट्रोफिजिक्स कहता है कि इस विश्व में नए नए स्टार हर रोज जन्म लेते हैं। और करोड़ों, ये शब्द बहुत छोटा है हम नहीं गिन सकते हैं, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक वे स्टार विश्व में
रहते हैं और एक दिन नष्ट होते हैं। नष्ट होते हैं मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होके सिकुड़ जाते, उसको ब्लैक होल बोलते हैं। द मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी। 2005 में आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन बताया, E = mc²। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मास एंड मास ऑल्सो कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। और ये पूरा सिद्धांत किधर से आया? 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो में गए, आए कभी किसी को मालूम नहीं है। उनको जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। किसी ने मुंबई में लोगों ने पैसा इकट्ठा करके स्वामी जी को बोट पे, उस समय 3 महीना लगता था और 3 महीना में खाने के लिए चाहिए ना, उतना ही खर्चा दिया था। उधर का कुछ व्यवस्था नहीं था, लेकिन आपका इंटेंशन अच्छा हो, रास्ता अपने आप बन जाता है। एक गोरी औरत ने उनको देखा और उनके अंदर की माँ क्या हो गई, जागृत हो गई। क्योंकि अमेरिका के ठंडी में स्वामी जी हिल रहे, क्या पहन के गए हैं? कंपनी, वो थोड़ी चलती है अमेरिका की ठंडी में। तो उनको, उनका दिल जो है ना, तो माँ जागृत हुई और उसने बोला, बेटा आजा मेरे घर। मतलब ये कैसा बनता है रास्ता, अपने आप बन जाता है। और स्वामी जी जिनको पास जाने के पैसे नहीं थे, कुछ लोगों ने इकट्ठा करके बिठाए तो उनको बोट पे कभी आए। 3 दिन थी ना चिकागो में, हम भारतीयों को मालूम ही नहीं स्वामी जी कभी आए, हमने सोचा ही नहीं कभी, हमने किसी ने बताया नहीं। 3 बरस के बाद आए। कितना? 3.25 साल। 3 साल 3 दिन के लिए गए थे। अमेरिका में अनेक दिन रहे, बाद में यूरोप से व्याख्यान लेक्चर देते देते 3 बरस के बाद भारत आए। और पूरा उन्होंने जो ज्ञान बांटा अपने दर्शनों का, वेदांतों का, उसी के ऊपर पूरा आगे जाके साइंस का डेवलपमेंट हो गया। ये हमें कोई बताता नहीं है। उनके जो फैन थे पूरे अलग अमेरिका के यूनिवर्सिटी के, उस समय जो स्टूडेंट थे, उनको बाद में स्वामी जी तो 2004 में छोड़ा ना उन्होंने दुनिया, या 1902 में या 1904 में, थोड़ा बहुत 2 बरस इधर आगे पीछे, बराबर है। तो 1902 में स्वामी जी का देहांत हो गया और 1905 में आइंस्टाइन ने E = mc² इक्वेशन निकाला। लेकिन वो जो व्याख्यान उनका सुना था उसका वो था। आगे जाके नील बोर और रुदरफोर्ड ने 1925-30 तक पूरा एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू, डाल्टन ने बोला था 1803 में, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड। लेकिन 100 साल के बाद साइंटिस्ट ने ढूंढ निकल, नहीं, देयर आर सो मेनी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह, और सब ये हमारा जो क्या बोलते हैं, कणाद मुनि का जो दर्शन है वैशेषिक, उसमें ये सब है। उन्होंने अणु परमाणु की चर्चा 2500 साल पहले की है उस ग्रंथों में, और वही जो एक डायरेक्शन है ना, वो उनको मिल गया। उनको श्रेय उनको जाता है, जो भी उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च कर दिया, उनको नोबेल प्राइज मिल गया। लेकिन उसके पीछे की जो प्रेरणा थी ना, वो किसने दी थी? स्वामी जी ने दी थी। मैटर कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मैटर, ये सिद्धांत दिया। तो फिर उन्होंने काम कर दिया, आइंस्टाइन ने इक्वेशन डिराइव किया, ये सब बात तो अलग विषय है कहने का मतलब। तो मैं बोल रहा था कि मास गोस टू एनर्जी, उसको ब्लैक होल बोलते हैं, और बाद में वापस उसका विस्फोट होता है। तो जन्म है, सस्टेनेंस है, मौत है और पुनर्जन्म है। बीच में क्या, वो चंद्र दिखाता है ऐसा अनुस्वार, इधर एक चंद्र है ना, नाद है वो। तो जो आप ओम का चित्र देख रहे हो उसको प्रोनाउंस करना है। अभी क्या होता है, कुछ लोग करते हैं अलग संस्था में ऐसा उच्चार करते हैं, लेकिन संधि है संस्कृत में, अ अधिक उ बरोबरी ओ। अद्वितमी संस्कृत में संधि है, अ अधिक उ बरोबरी ओ, ऐसा उसका उच्चारण। इसलिए हम अलग कर उ भी कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे स्कूल में ओ से शुरुआत करते हैं। ओ में अ भी है और उ भी है, इसलिए 1/3 ओ और 2/3 म। और बाद म होने के बाद उसको 2/3 धीरे धीरे कम कर दिया, और बाद में कुछ भी नहीं, साइलेंस, नाद, और फिर पुनर्जन्म होगा, दूसरा जन्म होगा, उस प्रकार से। ओके, तो ये समझेंगे तो बीमारी क्यों नहीं ठीक होगी। उसमें क्रिएशन भी है, उसमें सस्टेनेंस भी है, और जो गलत है उसको डिस्ट्रॉय करने वाला भी है, मतलब कैंसर सेल को मारने वाला भी है, नया अच्छा सेल बनाने वाला भी है। तो ओंकार से क्या नहीं होगा, मत पूछे क्या होगा,
लेकिन उस श्रद्धा से करना चाहिए, उतने डेप्थ में करना चाहिए। 3-5 ओंकार से कुछ नहीं होगा। 21 करे हर रोज, दिन में 4 बार, या एक सिटिंग में 108 करिए, और मन में वैसे सुझाव दे दिया अंदर, ये जो तरंग है, ये जो कंपन है, ये जो ऊर्जा है अंदर सब कर रही है, जो चाहिए वो बना रही है, जो नहीं चाहिए उसको नष्ट कर रही है। सब कंपोनेंट है, 3 ही तो है, और क्या है सृष्टि में दूसरा। इसीलिए त्रिदेव की संकल्पना जो है ये मूलभूत साइंस है। क्रिएशन, क्रिएशन के बाद तुरंत यदि डेथ आ जाएगी तो जीवन रहेगा ही नहीं। क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, तो सब बीमारियां ठीक हो जाती। चलिए, उसको बोलते ज्ञान मुद्रा। ले लीजिए, बैठिए, ज्ञान मुद्रा। और जैसा मैंने बताया, ले लीजिए सर ज्ञान मुद्रा, जैसे मैंने बताया वैसा ले लीजिए। हाँ, आसन बदलिए चाहे तो। हवा में नहीं, कुर्सी पे बैठे ना मैडम, कुर्सी पे बैठ जाए। हाँ, कोई जबरदस्ती कुछ है ही नहीं, नो पनिशमेंट, बी एट ईज। पहले आंखें खोल करके करना, एक बार आपको समझ गया अच्छी तरह से, बाद में आंखें बंद करना। मैडम सपोर्ट, हाँ सपोर्ट रखिए, यस। हाँ, सांस लेना है, निचला पेट फुलाए, ऊपरी पेट फुलाए, निचली पेट फुलाए, ऊपरी छाती फुलाए, कंधे फुलाए, पूरा सांस अंदर भरा, और निचले पेट से शुरुआत करिए। धीरे धीरे वॉल्यूम कम कर दीजिए और शांति से रहिए, नाद कुछ भी नहीं। वापस लेना चालू कर दे, निचला पेट ऊपरी पेट चालू करे लेना। होठ मिटिए, मां 2/3 डबल। हाथ जरा पीछे रखे, पीछे हाथ जरा पीछे रखे, और पीछे रखे। वापस आंखें बंद रखे। 1/3 ओ, 2/3 मां। चालू रखे। आंख के सामने ओम का चित्र भी लाइए। आंखें खोलिए। इसको बोलते हैं घंटानाद जैसा। घंटा कैसी होती है? टंग बोलते हैं। मंदिर में जाने के बाद घंटा बजाए तो उस घंटे के नीचे जब तक वो नाद बंद नहीं होता है रुकना चाहिए। हम क्या टन करके आगे गर्भगृह तरफ चले जाए। घाई है ना मैं बहुत। टन बाद में आगे जाना चाहिए। तो ये हो गया एक ही उच्छ्वास में, प्रश्वास में एक ओम, उसको बोलते घंटानाद जैसा। और दूसरा होता तानपुरा। तानपुरा कैसा होता है? टंग 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 टंग। एक ही उच्छ्वास में 5-7 ओंकार करो जैसा। ओम 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 ओम। वापस सांस लेना। समझ गया? तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के ओंकार बड़ी मात्रा में हम करेंगे तो सभी प्रकार के रोग, कैंसर तक ठीक हो सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत अलग बातें हैं। कोई बात नहीं, चले सांस लेना चालू कर दे। निचला पेट, ऊपरी पेट, निचली छाती, ऊपरी छाती, कंधे ऊपर, और नीचे से चालू करें। ओम ओम। आपसे जितने होंगे, 5 टुकड़े होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, कोई जबरदस्ती नहीं, सहज एट ईज, जबरदस्ती नहीं। गर्दन को ढीला रखिए ना आप तो। हाँ, सांस लेने के लिए समय दे दीजिए वापस। हाँ, घाई नहीं। थोड़ा समय साइलेंस का आनंद ले लीजिए और फिर धीरे से सांस लेना चालू कर दीजिए। शांति से बैठे रहिए। बैठे रहे, नहीं कुछ नहीं, बैठे रहिए।
अभी हम एक ही उच्छ्वास में एक ओंकार लेंगे। हाँ, चलिए सांस ले लीजिए। ओम के स्पंदनों का आनंद शरीर तथा मन पर अनुभव करें। सांस को अनुभव करें, धीरे से सांस अंदर आ रहा है, धीरे से बाहर चला जा रहा है। शरीर की ओर मन को लेके आइए, किस प्रकार से रीढ़ की हड्डी सीधी है, ज़्यादा से ज़्यादा शरीर कैसा रिलैक्स है। धीरे से आंखें खोलिए। या 8:30 बज चुके हैं मोहित सिंह जी। तो ये वैसा ही प्रोग्राम आपका हर रोज इधर रहेगा ऐसा नहीं, उनका एक प्रोग्राम उनको दिया है, जो बुकलेट आपको दिया है वही सिखाएंगे। लेकिन आज मैं आया था तो सोचा आपको थोड़ा अलग ढंग से उस विषय को आपके सामने रखूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा फैल्सीफरम मलेरिया किसी दवा के बगैर अच्छा हो गया।